Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you an interesting topic, that is inquiry and dialogue in Indian knowledge traditions and its relevance to contemporary education system. Means कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में इंक्वायरी और डायलॉग का क्या रोल था और आज भी इंक्वायरी और डायलॉग कैसे कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम के लिए रेलिवेंट साबित होते हैं या हो सकते हैं। तो पहली बात कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बात कर रही हूँ मैं, बट आजकल जो टर्म ज़्यादा पॉपुलर है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम है। तो एक्चुअली दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। आईकेएस तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद पॉपुलर हो गया है ये टर्म, क्योंकि आईकेएस का इस्तेमाल किया है एनईपी ने। एनईपी 2020 हैज रिवाइव्ड द वेरी टर्म आईकेएस एंड मेड all of us vigilant enough to ponder upon our lost glory, knowledge, and heightened wisdom in every dimension of life, like philosophy, mathematics, science, sustainable living, environmental concerns, inner well-being of human beings, and ultimately holistic concept of education. मतलब कि एनईपी ने हमको ये सोचने के लिए बाध्य किया है, हमको इतना विजिलेंट बनाया है कि हम सोच सकें कि हमने जो अपना पुराना वैभव, ज्ञान और जो विवेक था उसको जो हर डायमेंशन में था, चाहे वो दर्शन हो, गणित हो, विज्ञान हो, जो हम सतत सस्टेनेबल लिविंग का हमारा कंसेप्ट था, या जो हम वातावरण के प्रति सरोकार रखते थे, या जो ह्यूमन बींग्स को हम टोटलिटी में होलिस्टिकली डील करते थे, जो होलिस्टिक कंसेप्ट था एजुकेशन का हमारा, उसको जो लॉस्ट ग्लोरी है उस पर पॉन्डर पॉन करने के लिए, उस पर सोचने के लिए, विचार करने के लिए एनईपी 2020 ने हमें विजिलेंट बनाया है। Our ancestors have the concept of holism. हमारे जो पूर्वज थे उनको पूर्णता का कंसेप्ट था. They have treated human beings as a whole. उन्होंने मनुष्य को एक संपूर्णता में ट्रीट किया and in complete harmony with their environment. और वो ये मानते थे कि मनुष्य का जो सामंजस्य है वो पूरी तरह से उसको वातावरण के साथ सामंजस्य पूर्ण हार्मनी में रहना चाहिए. They were aware about the interconnectedness of mind, body and soul. उनको ये भी ज्ञात था, ये भी ज्ञान था कि हमारा मन, मस्तिष्क, आत्मा सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Hence, they have talked not only about intellectual development of the individual, but the integration of physical, psychological, emotional and the spiritual dimensions too in a balanced manner. इसीलिए उन्होंने सिर्फ बौद्धिक विकास की, व्यक्ति के बौद्धिक विकास की सिर्फ बात नहीं की, बल्कि उन्होंने एक एकीकरण की बात की. हमारा शारीरिक, हमारा मनोवैज्ञानिक, हमारा सामवेगिक और हमारा आध्यात्मिक आयामों में भी हम उतने ही संतुलित रूप से विकसित होने चाहिए. ओके, तो आईकेटी, अच्छा बात ये चल रही थी कि आईकेएस कैसे रिवाइव हुआ है आफ्टर एनईपी 2020. तो इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड द इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, है ना. इसका मतलब कि हम इसको एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं एंड रेफर टू द सेम रिच टेपेस्ट्री ऑफ वास्ट इंडियन नॉलेज. और इन दोनों का ही अर्थ जो एक समृद्ध, एक विस्तृत भारतीय ज्ञान का जो हमारे पास संसार है उसी से है. हाउएवर आईकेएस इज यूज्ड इन ए मोर मॉडर्न एकेडमिक कंटेक्स्ट, जबकि आईकेएस को हम थोड़ा एकेडमिक कंटेक्स्ट में ज्यादा यूज करते हैं इन कनेक्शन विद एनईपी 2020, व्हाइल इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस इज लिंक्ड टू द हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रूट्स ऑफ अवर कंट्री. जबकि अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो उसकी जड़ें जो हैं वो भारत के जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें हैं उनसे जुड़ती हैं. Presently, after the recommendation of NEP 2020, there is an IKS division working in the country for preservation, promotion and dissemination of ancient Indian knowledge. After जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जो संस्तुतियां दी हैं उनके बाद भारतवर्ष में अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक IKS डिवीजन भी चला रहा है, जिसका काम ही यही है कि वो भारतीय जो पुरातन, हमारा पुराना एंशियंट, प्राचीन भारतीय ज्ञान है उसको सुरक्षित रखेगा, उसका संवर्धन करेगा और उसका प्रसार करेगा. It was established in October 2020 in sync with the recommendations of NEP 2020 with a vision to promote interdisciplinary and transdisciplinary research on all aspects of IKS in country to preserve, disseminate and promote IKS principles for well-being of individuals as well as society. ये 2 अक्टूबर 2020 में बनाया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों के हिसाब से बनाया गया है और उसका विजन ही यही है कि वो प्रमोट करेगा अंतः अनुशासनिक और पार अनुशासनिक अनुसंधानों को हर एस्पेक्ट में. आईकेएस के जितने भी एस्पेक्ट संभव है कंट्री में उसको इस तरीके की रिसर्चेस को, अनुसंधानों को वो प्रमोट करेगा.
क्यों? ताकि हम जो IKS के प्रिंसिपल्स हैं, हमारे भारतीय ज्ञान निकाय जो है उसके जो सिद्धांत हैं उनको हम प्रमोट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, डिसेमिनेट कर सकें। किसके लिए? समाज और व्यक्तियों के जन कल्याण, व्यक्तियों के कल्याण के लिए। इन क्रक्स वी कैन से दैट IKS एंड IKT इज बेसिकली द सेम अबाउट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो आप कह सकते हैं कि IKS और IKT लगभग एक ही बात है, वो दोनों ही सांस्कृतिक, हमारी जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है भारत की, उसी के बारे में बात कर रहा है। वेयर IKS कैन बी व्यूड एज ए मैकेनिज्म टू रिवाइव IKT। आप कह सकते हैं कि IKS एक तरीके की मैकेनिज्म, प्रणाली है जिससे आप IKT को रिवाइव कर सकते हैं। तो देयर इज नो कंफ्यूजन कि क्या IKT है और क्या IKS है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की, क्योंकि हमारे हेडिंग में यही है। तो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस encompasses our vast ancient traditions in the form of Indian wisdom, philosophical stances, and spiritual practices which have shaped India's unique cultural landscape and preserved mainly through oral transmission since ages, in spite of the invasion of foreign powers and their deliberate attempts to wash out all our treasures। मतलब भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसके अंदर हमारी सारी पुरानी जो हमारी परंपराएं आ जाएंगी, चाहे वो विवेक के रूप में हो या वो फिलोसॉफिकल सैद्धांतिक नियमों के रूप में हो या आध्यात्मिक अभ्यासों के रूप में हो, जिसने भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक लैंडस्केप बनाया, हमारी हमारी सांस्कृतिक विरासत की जो नींव है, जिसने रचना की है। और ये प्रिजर्व कैसे रहा? आपको पता है कि उस वक्त लेखन कला नहीं थी। कैसे प्रिजर्व रहा? मेनली ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू प्रिजर्व रहा। बातचीत, हमने बोल के याद किया गया, पूरे पूरे मंत्र श्लोक कंठस्थ किए गए, गुरु से शिष्य और फिर उसके शिष्य और फिर उसके शिष्य, इस तरह से ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू ये प्रिजर्व रहा सिंस एजेस, युगों से, इन स्पाइट ऑफ द इन्वेजन ऑफ फॉरेन पावर्स। इसके बावजूद कि इतने विदेशी आक्रमणकारी आए और उन्होंने डेलिबरेट अटेम्प्ट किया कि हमारा सारा जो इस तरीके की धरोहर है उसको धो दिया जाए, मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। These traditions are reflected in our ancient texts like Vedangs, Upanishads, etc., that are proved to be the guiding light through their principles in the field of philosophy, mathematics, astronomy, astrology, science, spirituality and एजुकेशन। इन ट्रेडिशंस जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट में दिखते हैं, चाहे वो वेद हों या वेदांग हों या उपनिषद हों, और एक तरीके से ये हमारे लिए गाइडिंग लाइट की तरह से हैं कि ये जो भी हमको दर्शन, गणित, आपका नक्षत्र शास्त्र है, आप विज्ञान है, आध्यात्मिकता है, शिक्षा है, इन सब में हमको ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स मिलते हैं जो हमें जीने की राह दिखाते हैं, है ना। फिर अब बात करते हैं, चूंकि हमारा टॉपिक में हमने इंक्वायरी और डायलॉग लिया है, तो हम ये देखेंगे कि कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा में इंक्वायरी और डायलॉग का क्या रोल रहा है और किस तरह से इंक्वायरी और डायलॉग आज भी जो आपकी समकालीन शिक्षा व्यवस्था है उसमें कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन हैज ऑलवेज अटैच्ड ग्रेट वैल्यू टू नॉलेज। हमेशा से ही हमने ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। एंड नॉलेज इज इंक्वायरी ड्रिवन इन इंडियन फिलोसफी। और भारतीय दर्शन में ज्ञान क्या है? इंक्वायरी ड्रिवन है, मतलब खोज के निकालना है आपको। फॉर सेंचुरीज आवर एंशिएंट सेंट्स, सेजेस एंड फिलोसोफर्स हैव एन अनटायरिंग क्वेस्ट फॉर रेलिवेशन ऑफ ट्रुथ। सदियों से जो हमारे पुराने हमारे संत रहे, महात्मा रहे, दार्शनिक रहे, उनका काम, उनका लक्ष्य यही था कि उन्होंने अनटायरिंग क्वेस्ट, मतलब वो खोज, जो वो प्रयास जिसमें वो थक नहीं रहते, बिना थके वो सच के खोज में लगे रहे। They have exhibited a profound curiosity and earnestness in unraveling the mysteries of existence, and the self-curiosity about the fundamental nature of being, the purpose of life, and the quest of knowing the self have been at the forefront of their intellectual pursuits। मतलब उन्होंने क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, वो जानना चाहते थे कि हमारा ये संसार क्यों आया, हम कैसे आए, जीवन क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ईश्वर से आप कैसे मिल सकते हैं। तो ये जो सारी मिस्ट्रीज थी, सेल्फ फंडामेंटल नेचर ऑफ बीइंग के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में, इन सब ये उनके फोरफ्रंट पे था, उनके इंटेलेक्चुअल परस्यूट, यही उन्होंने काम किया। फिलोसफी इज द मोस्ट मेटा डिसिप्लिनरी स्टडी इन विच द कंसेप्ट्स विद विच वी अप्रोच द वर्ल्ड देमसेल्व्स बिकम द टॉपिक ऑफ इंक्वायरी। यानी कि कहा जा रहा है कि जो दर्शन है वो एक तरीके से मेटा डिसिप्लिनरी स्टडी है, मतलब ऐसा विषय है अपने आप में मेटा डिसिप्लिनरी है, और इसमें जो टॉपिक ऑफ इंक्वायरी है वो उस पर आप अधिभौतिक तरीके से सोचते हैं। इन अवर इंडियन फिलोसफी इज कॉल्ड एज दर्शन। हमारे भारतीय ज्ञान में आपको पता ही है कि फिलोसफी को हम दर्शन के नाम से जानते हैं, फिलोसोफर को दार्शनिक कहते हैं। तो दार्शनिक का मतलब ये है वो व्यक्ति जो आर्ग्यूमेंट करे, जो तर्क करे, जो खोज करे। इन अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य वन कैन फाइंड द वर्ड अनविकसिकी। वो कह रहे हैं कि आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये शब्द मिलता है अनविकसिकी।
इसका मतलब ये है कि आप अन्वेषण करने जा रहे हैं, आप क्रिटिकल इंक्वायरी करना चाह रहे हैं। तो फिलॉसफी का एक दूसरा शब्द भारतीय दर्शन में अन्वेक्षिकी मिलता है। ये अपने आप में बताता है कि हम कैसे हमने इनक्विजिटिव होना, क्यूरियस होना, खोजते रहना, इस तरीके का शार्प ऑब्जर्वेशन होना, इसको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे यहाँ दार्शनिकों होने की। और ये अपने आप में दर्शाता है कि कैसे भारतीय दर्शन में इंक्वायरी का, खोज की का इतना महत्वपूर्ण स्थान है। और ये सेल्फ रिफ्लेक्टेड और सेल्फ एविडेंट, इसमें आपको कहीं कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम जानना चाहें तो हमारे यहाँ फिलोसफिकल ट्रेडिशंस हुए हैं जो इंक्वायरी ड्रिवन रहे, जैसे न्याय दर्शन हो गया, जैसे सांख्य दर्शन हो गया, जैसे वेदांत दर्शन हो गया। न्याय नोन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। न्याय का जो मुख्य आपका एम्फेसिस है वो लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी पे है। लॉजिक पे ही बेस ही है वो पूरा न्याय। आपको पता है एपिस्टेमोलॉजी माने ज्ञान मीमांसा होता है। तो क्रिटिकल इंक्वायरी एंड लॉजिकल एनालिसिस इज द रूट ऑफ न्याय फिलॉसफी। न्याय फिलॉसफी की जड़ में ही है कि लॉजिकल एनालिसिस कैसे होती है, क्रिटिकल इंक्वायरी कैसे की जाती है। तो न्याय फिलॉसफी ने किस पे महत्ता दी है? क्रिटिकल थिंकिंग पे, लॉजिकल एनालिसिस पे, एपिस्टेमोलॉजिकल इंक्वायरी पे। और इन्होंने बताया कि हम ज्ञान को कितने तरीके से पा सकते हैं। हम 4 तरीके से पा सकते हैं, या तो प्रमाण से जिसको परसेप्शन कहा जाता है, या अनुमान से इन्फरेंस से, उपमान से कंपैरिजन तुलना करके, या सबद जिसको वर्बल टेस्टिमनी कहते हैं। इट इज टोटली इंक्वायरी ड्रिवन फिलॉसफी। इंक्वायरी इज द सोल सोर्स फॉर नॉलेज एक्विजिशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड फिलॉसफिकल ग्रोथ। तो न्याय दर्शन ये मानता है कि आप ज्ञान को सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग से पा सकते हैं। तो ये आपको एक एविडेंस मिल गया कि न्याय दर्शन में देखिए कितनी इंक्वायरी पे बात की जा रही है। उसी तरह से सांख्य में कहा गया एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिवर्स। सांख्य दर्शन भी ब्रह्मांड के सिद्धांतों को खोजने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी, इंडिविजुअल्स कैन गेन अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम एंड अचीव लिबरेशन फ्रॉम दिस पेनफुल वर्ल्ड ओनली बाय एंगेजिंग इन इंक्वायरी एंड लॉजिकल एनालिसिस। वो कह रहे हैं कि आप जो ये संसार है उसका ज्ञान पाके लक्ष्य की ओर, मोक्ष की ओर तभी उन्मुख हो सकते हैं जब आप लॉजिकल एनालिसिस और इंक्वायरी में एंगेज रहेंगे। दिस फिलोसफी प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्शियसनेस, मैटर एंड ह्यूमन कंडीशन बाय बीइंग इंक्वायरी ड्रिवन ओनली, है ना। तो ये सारी बातें कही गई। उसी तरह से वेदांत फिलोसफी में कहा गया कि फोकसेस ऑन द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड द सेल्फ। ये भी अंतिम यथार्थ और स्व की बात करता है। The Upanishads, ancient Indian texts, explore fundamental questions about the nature of reality, the self, and the universe. They demonstrate the inquisitive nature of ancient Indian thinkers who sought to understand the miseries of existence by being inquisitive in nature. मैंने कि वेदांत दर्शन भी कह रहा है कि हमारे जो दार्शनिक थे वो inquisitive थे, हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते थे। उनकी दृष्टि ऐसी तीक्ष्ण पैनी थी कि वो कुछ एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो सारा दर्शन उसी पे बेस्ड है। इसने भी कहा कि फंडामेंटल प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए ताकि आप अपनी आइडेंटिटी को परसीव कर सकें, अपना ट्रू नेचर समझ सकें, ब्रह्म को समझ सकें, आत्म को समझ सकें। और इस तरह से आपको तभी सेल्फ रियलाइजेशन या लिबरेशन होगा। मतलब आप स्वयं को समझेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये सारे दर्शन जो है वो इंक्वायरी ड्रिवन रहे। तो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम में इंक्वायरी कैसे रेलेवेंट हो सकती है? इन द कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्कवरी लर्निंग, जब हम डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, जब हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग की बात करते हैं, जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं, तो एक्चुअली हम क्या बात करते हैं? एक्चुअली हम इंक्वायरी ड्रिवन लर्निंग की बात करते हैं। इट इज utmost important that students have inquisitiveness in their nature। हमको उनको एक्टिव लर्नर बनाना है, हमको उनके अंदर इंक्विजिटिवनेस डालनी है ताकि वो खोजें, सोचें, ढूंढें, निकालें। They have to be inquiry driven to find out, to search and to explore what is unexplored yet. एक मिनट। What is unexplored yet and बी एन एक्टिव एजेंट इन देयर लर्निंग, जिससे वो अपने अधिगम में एक एक्टिव एजेंट की तरह काम करें। एंड दिस ओनली मेक देयर लर्निंग परमानेंट एंड जॉयफुल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कह रही है कि इंक्वायरी आप लाइए, उनको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से पढ़ाइए, आप उनको क्रिटिकल थिंकर बनाइए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाइए, क्रिएटिव इनोवेटर को कोलैबोरेटर बनाइए। तो these all are the prerequisites of 21st century learners। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा की जो इंक्वायरी का एलिमेंट है वो आज के कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी तरह से डायलॉग की बात, इन एडिशन टू इंक्वायरी, डायलॉग इज अनदर पावरफुल टूल इन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन।
कॉन्ट्रेरी टू डायलॉग, डायलॉग क्या है? संवाद, संवाद मतलब दो लोग बात करेंगे कम से कम। और मोनोलॉग क्या होता है? जिसमें सेल्फ एक्सप्रेशन की बात हो, अथॉरिटी की बात हो, डोमिनेंस की बात हो, सिर्फ मैं बोलूंगी और कोई नहीं बोलेगा, ये मोनोलॉग है। लेकिन जिसमें आप सिर्फ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को इम्फेसिस करते हैं, जबकि डायलॉग में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ओपिनियन एंड स्कोप ऑफ अनदर पर्सपेक्टिव भी देखा जाता है। एंड दिस रिमेन्स द की फीचर ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस, और ये हमेशा से ही भारतीय ज्ञान परंपरा का की फीचर रहा है। एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस हैव यूज्ड स्टोरी टेलिंग, जैसे हमारे यहाँ हमेशा से कथा वाचन, शास्त्रार्थ, ओरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ये सब चलता था, तो ये ज्ञान जनरेट भी करता था और ज्ञान का प्रसार भी करता था। तो की एस्पेक्ट्स अगर हम डायलॉगिक इंटरेक्शन के देखें, तो स्क्रिप्चरल डायलॉग, जैसे कि आपका गीता है, वो क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद ही तो है कृष्ण और अर्जुन के बीच में। दिस इज ए फेमस एग्जाम्पल ऑफ डायलॉग। और इसमें अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। वो ऑल डाउट्स उनके क्लियर करते हैं, उनको कॉन्फिडेंट बनाते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो गुड है, जस्टिफाइबल है और उनका धर्म है। तो ये एक टाइमलेस क्रिएशन है, जैसे ये हो गया। इसके अलावा म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर अदर्स की जब बात होती है, जब हम दूसरे के व्यू पॉइंट को सम्मान देते हैं, तो ये डायलॉग है। जब हम फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज शेयरिंग की बात करते हैं, तो ये एक तरीके से हम डायलॉग की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं कि सिर्फ हम नहीं बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। यानी आपको भी स्पेस है, आपको भी आपका भी व्यू पॉइंट सुना जाएगा, आपको भी रिस्पेक्ट दी जाएगी, आपका भी एग्जिस्टेंस है, आपकी भी इंडिविजुअलिटी है, ये सारी बातें। तो इसका रेलेवेंस क्या है कि इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड टू डायलॉग इज द की फीचर टू सस्टेन एंड ग्रो। व्हेन एनईपी 2020 हैज टॉक्ड अबाउट मल्टीकल्चरलिज्म, जब हम बहुसंस्कृतिवाद की बात, बहुभाषावाद की बात, समावेशिता की बात और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो एक्चुअली हम डायलॉग की बात करते हैं। इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट एंड डाइवर्स ओपिनियंस। हम क्या बात कर रहे हैं एक्चुअली? कि विविध और विभिन्न विचारों को हम सुने, उनको इंपॉर्टेंस दें। तो ये कम्युनिकेशन मॉडल जो टीचिंग लर्निंग का होता है, उसमें डायलॉगिक इंटरेक्शन की बहुत महत्ता है। इससे क्या होगा? जो लर्नर है, वो जो टीचिंग लर्निंग है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक होगी, इंटरैक्टिव होगी, वो अपनी ओन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को रिफ्लेक्ट अपॉन करेंगे, कोलैबोरेटिव होगी, एंड इवेंचुअली अवर क्लासरूम्स बिकम इंक्लूसिव वंस। तो जब हम डायलॉग बेस्ड लर्निंग को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो हम किस तरीके का वातावरण बना सकेंगे जिसमें कि क्रिटिकल थिंकिंग को फोस्टर किया जा सके, कोलैबोरेशन हो, डीपर अंडरस्टैंडिंग हो, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर सक्सेस इन ए कॉम्प्लेक्स एंड रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। इससे हमारे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। तो आप किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि therefore it can be concluded that both inquiry and dialogue are integral components of Indian knowledge traditions and philosophy and still relevant for contemporary global education system to foster creativity, critical thinking, problem solving and spiritual growth। कि ये न सिर्फ हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा के जो हैं महत्वपूर्ण घटक हैं, बल्कि आज की वैश्विक शिक्षा प्रणाली में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है और आज भी यथार्थ मतलब relevant है, यथोचित है। Our ancient Guru Shishya Parampara of Gurukuls are the best example of the role of inquiry, dialogue, debate, and doubt clearance with due respect to Gurus since ages. Our philosophical system, like Upanishads and Buddhism, promote questioning method to encourage exploration and deeper understanding of the subject. By embracing inquiry and dialogue in our contemporary education system, we can make our students better thinkers and promoters of mutual understanding with people of different opinions, which is a key feature to survive in this less tolerant modern world. I think it is clearly demonstrated now कि इंक्वायरी और डायलॉग पहले भी ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है, और हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स को इंक्विजिटिव बना सकें और उनको डायलॉग के लिए प्रेरित कर सकें। उनको उनको मोनोलॉग ना हो क्लास में, बल्कि टीचर भी बोले, स्टूडेंट भी बोले, टीचर की तो सुनी जाएगी, स्टूडेंट की भी सुनी जाए। ओके, so it is a new topic, and hence I have thought about that it has to be shared with you all. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.